रीजन में क्या देखा था बेटा? कहाँ तक देखा था? सरफेस टेंशन की बात करी थी, और सरफेस टेंशन में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे कोई अगर हमारा फ्लूइड का पार्टिकल है, गुड मॉर्निंग मनीष, फ्लूइड का पार्टिकल है और वो सतह के अंदर है, वो जो है सतह के अंदर है, सतह के अंदर है, तो चारों तरफ उसके पार्टिकल होने की वजह से, चारों तरफ उसके पार्टिकल होने की वजह से क्या हो रहा था? चारों तरफ क्योंकि पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इस पे नेट फोर्स जो था वो जीरो हो जा रहा था। लेकिन जब तुम सतह देख रहे थे तो सतह पर अगर कोई मॉलिक्यूल लेते हो, उस तरह से सतह पर देखोगे तो ओवरऑल फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ लगता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर ओवरऑल फोर्स ये जो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल को नीचे ले जाना चाहता है, अगर उसको हमने बैलेंस आउट नहीं किया तो क्या हो जाएगा बेटा? तो ये पूरा सतह कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हमें हमें पता है कि सतह मेंटेन रहती है किसी भी फ्लूइड में ऊपर। वो कैसे होती है? क्योंकि हमें पता है कि ये जैसे मान लो फ्लूइड है, तो ये नीचे की तरफ अगर नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो फ्लूइड को खींच के रखता है इधर और इधर, जो इसको जाने नहीं देता है नीचे की साइड। और इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन फोर्स। और देखोगे तो देखोगे अगर एक सतह है, मैं इस सतह को तुमको ऊपर से दिखा रहा हूँ, समझ पा रहे हो ये मैंने क्या बनाया? मैं एक बार फिर से बनाता हूँ जल्दी से। जैसे ये आपका है, ठीक है, ये है, इस तरह से है। अब ये पूरी सतह नजर आएगी तुमको ऊपर, ध्यान देना, ये पूरा नजर आएगा। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये पूरा सरफेस है कि नहीं है बताओ? ये पूरा सरफेस है ऊपर वाला। अब इसी सरफेस पे तुम देखोगे जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा। और मैं इधर पे एक पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पे कोई ये पार्टिकल लिया है, एक लाइन में सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ? एक पूरी लाइन में सारे पार्टिकल्स होंगे। यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा, अलग अलग पार्टिकल होंगे, और सब में इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, जो इस पार्टिकल को अंदर की तरफ जाने नहीं दे रहा होगा, सतह पे बनाए रखे हुए हैं ये फोर्स। मुझे बताओ समझ में आ रहा है? ये पूरा एल लेंथ तक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। तो यही जो पूरे एल लेंथ तक है ना, इसी फोर्स को जब हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, कोई आया है, जब इसी फोर्स को हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। जब इसी फोर्स को हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हम इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है। अब हम कह रहे थे लिक्विड की ड्रॉप की बात कर रहे थे कल, और लिक्विड की ड्रॉप में सरफेस टेंशन हमने निकाला था, मतलब निकाल रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि दो भाग में तोड़ लिया था लिक्विड को, इस तरह से और इस तरह से। हमने क्या किया था? लिक्विड को दो भाग में तोड़ लिया था। तो अंदर वाला भाग जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो हम एक भाग को कंसिडर करेंगे, इसको हटा देंगे, तो ये अंदर इस तरह से प्रेशर लग रहा होगा गैस का। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स देखो क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको डी मान लूं, मुझे बताओ प्रेशर फोर्स क्या होगा? प्रेशर फोर्स ये नहीं होगा पी इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर? मुझे बताओ प्रेशर फोर्स ये होगा कि नहीं होगा? बताओ प्रेशर फोर्स ये होगा कि नहीं होगा? और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा बेटा? इस प्रेशर फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा? कौन है ऐसा फोर्स जो सरफेस को हेल्ड किए हुए है, टूटने नहीं दे रहा? वो है सरफेस टेंशन फोर्स। और अरे सॉरी, और सरफेस टेंशन फोर्स देखोगे तो इस पूरे सरफेस पे लगता हुआ नजर आएगा इस तरह से। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है सिग्मा, ठीक है,
ये पूरे इस सरफेस पे लग रहा होगा, गोलाकार सरफेस जो है इस पूरे सरफेस पे लग रहा होगा, ताकि ये वाला जो प्रेशर फोर्स है जो इसको बर्स्ट कर देना चाहता है इसको बैलेंस आउट कर सके। बोलिए, बात समझ में आई? बात समझ में आई? और यही बराबर होगा किसके? यही बराबर होगा किसके? ये जो है टोटल प्रेशर फोर्स है, ये क्या लिखा है? टोटल प्रेशर फोर्स है। और ये टोटल प्रेशर फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? टोटल सरफेस टेंशन फोर्स के। तो देख रहे हो कि सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें ये फोर्स निकालना है भाई। हम बैलेंस फोर्स को करते थे, ये हमने आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में भी सिखाया था। कभी भी प्रेशर को बैलेंस नहीं करते, सरफेस टेंशन को बैलेंस नहीं करते, हमेशा और हमेशा फोर्स को बैलेंस करते। इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ोगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देखना तुम्हें फोर्स बैलेंस करवाया जाएगा, मतलब उसमें भी स्ट्रेस आता है। तो जब भी तुम बैलेंसिंग करते हो ना बेटा, तो फोर्स ही करते हो, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स हम निकाल लेंगे तो सिग्मा इंटू एल हो जाएगा भाई, ये सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। और सिग्मा इंटू एल क्या है? पूरे लेंथ पे लगता हुआ, ये पूरा लेंथ यही तो है एल, और ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? पाई डी हो जाएगा कि नहीं? 2 पाई आर होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं इसको ये सब हटा दे रहा हूँ जगह की कमी होने के कारण। और यहाँ पे देखोगे तो आएगा P इंटू पाई बाय 4d² बराबर सिग्मा इंटू पाई डी। यहाँ से सिग्मा आ जाएगा PT/4, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई? ये निकल के आ जाएगा। ये हुई सरफेस टेंशन की बात। अब हमने आपको एक चीज और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इसके बाद हमने मैनोमीटर थोड़ा बहुत पढ़ाया था, इसी के बाद मैनोमीटर पढ़ाया था ना आपको, प्रेशर के बारे में बताया था, प्रेशर हेड और ये सब के बारे में। हाँ, तो बात हमने की थी एनर्जी की। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, हाँ ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? देखिए क्या होता है कि एक, मान लो पाइप है आपके पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो पाइप है आपके पास, ठीक है। अब मान लो कि फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है। कंटिन्यूअस फ्लो का क्या मतलब है? जितना 1 सेकंड में पानी यहाँ से अंदर गया, जितना 1 सेकंड से पानी अंदर गया उतना ही 1 सेकंड से पानी बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। अगर ऐसा होगा तभी तो जो है तुम्हारा फ्लो कंटिन्यूअस होगा। मान लो कि यहाँ से तुम्हारे पास पानी जाता है, 1 सेकंड में जितना पानी यहाँ से अंदर गया उतना ही पानी 1 सेकंड से जब यहाँ से बाहर निकलेगा, तभी तुम कह सकते हो कि फ्लो तुम्हारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसी को रिलेट करते हैं। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे सेक्शन 1 माना और यहाँ पे सेक्शन 2 माना, तो मैं ये कहूँगा कि m.1 बराबर m.2 है। मतलब 1 सेकंड में मैंने देखा पानी का मास जितना पहले सेक्शन से अंदर गया उतना ही पानी का मास दूसरे सेक्शन से बाहर आया। यही मतलब है m.1 बराबर m.2 का, ठीक है। तो मुझे पता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मुझे पता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टी, क्योंकि m डॉट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा ρ2 v2 अपॉन टी। मैंने कहा था ये जो, अगर ये फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, सपोज कि इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब? जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो लिक्विड को एक हद से ज्यादा कंप्रेस आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर लिक्विड को एक हद से ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाओगे लिक्विड को आप, एक हद से ज्यादा क्या, आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो यहाँ डेंसिटी कट जाएगा। फिर ये वॉल्यूम ऑफ 1 और वॉल्यूम ऑफ 2, वॉल्यूम ऑफ 1 क्या होगा बेटा? ध्यान देना, ये अगर मान लो कि मैं एक छोटा सा इसको मानता हूँ
कि ये कुछ dx दूरी चला है, ध्यान देना, ये कुछ dx दूरी चला है यहाँ से, ये जो दूरी है ये है dx, और अगर ये dx है तो इसको मैं सिलेंडर मान सकता हूँ। भाई मैं इस तरह का सिलेंडर मान सकता हूँ कि नहीं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है ना, ये दूरी बहुत छोटी है। भाई पृथ्वी ऐसे देखोगे तो इलिप्टिकल है, ठीक है, इसका शेप गोलाकार है पृथ्वी का, कुछ ना कुछ, मतलब गोलाकार, प्योरली गोलाकार नहीं, संतरे जैसा है, बीच में बल्ज है, बीच में बल्ज का मतलब बीच में थोड़ा सा फ्लैट है, जैसे एक संतरा होता है, को दो साइड साइड में काफी गोल होता है और बीच में जाके कुछ ना कुछ बल्ज हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है, उसी तरह का शेप है। लेकिन हमको धरती जो है फ्लैट क्यों नजर आती है? इसीलिए फ्लैट नजर आती है ना, क्योंकि हम जो है धरती के मुकाबले बहुत ही छोटे हैं, तो हमको जो है वो डिस्टेंस जो है जिस पे आपको कर्वेचर फील हो वो होता ही नहीं, क्योंकि हम इतने छोटे हैं कि हम चलते हैं तो हमको लगता है फ्लैट सरफेस है। तो इसी तरह ये जो dx है, मुझे बताओ ये जो dx है, ये dx बहुत छोटा है कि नहीं है? तो ये जो होगा, ये जो एक सिलेंडर होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का, ध्यान देना, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा a इंटू डी एक्स। भाई वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, a इंटू डी एक्स होता है, पाई बाय 4 या पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं वॉल्यूम। ये a जो है पाई आर स्क्वायर कह लो, या तुम कह लो कि पाई बाय 4 डी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, ये रो हटा देता हूँ क्योंकि रो कैंसिल हो गया, v1 के जगह लिख सकता हूँ a1 dx 1 बाय dt, बोलो। भाई टाइम को dt लिख लिया हमने चेंज, बहुत छोटे समय के लिए ये dx दूरी तय किया है फ्लूइड ने, बहुत छोटे समय के लिए देख रहा हूँ मैं। बताइए इतनी बात समझ में आई? और ये dx1 बाई dt क्या हो जाएगा, सभी बताइए, dx1 बाई dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा इधर ही, सेम प्रोसीजर उधर करेंगे तो ये आ जाएगा a2v2। इसका मतलब आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आ गया है। इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, नहीं तो आपको वॉल्यूम लगेगा। ये जो है वेलोसिटी को ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम में भी v लिखा था ना, तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो होती है रो 1 a1 v1 बराबर रो 2 a2 v2, क्योंकि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, तभी ये रो कट जाता है और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। अगर मान लो इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो आपको ये वाला कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद हम लोग चले थे थोड़ा एनर्जीज पे। तो मैंने फ्लूइड की एनर्जी की बात की थी, और फ्लूइड की पहली एनर्जी जो मैंने बताई थी जो फ्लूइड के पास होती है वो होता है प्रेशर एनर्जी। किसी भी फ्लूइड के पास अगर हेड है, हेड का क्या मतलब है, फ्लूइड के पास अगर मान लो कहीं पे फ्लूइड खड़ा हुआ है, मान लो ये फ्लूइड है, खड़ा होने का मतलब ये है कि फ्लूइड के पास मतलब फ्लूइड कहीं जमा हुआ है, जमा है फ्लूइड, ठीक है। या मान लो पाइप में चल रहा है, या मान लो पाइप में इस तरह से चल रहा है, मान लो इस पाइप में भरा हुआ है और फ्लो भी हो रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे अगर देखता हूँ फ्लूइड को, इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे, तो हमेशा जो हाइट तुम्हें दिखेगी ना, हमेशा जो हाइट तुमको दिखेगी, ये जो होगा फ्लूइड का कॉलम, यही हेड होगा फ्लूइड का, ये जो होगा ये हेड होगा। मैंने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया था कुछ इस तरह से। शिव कुमार यार म्यूट कर लो जरा। हाँ, तो मैंने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया था। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने ऐसा बताया था कि अगर मान लो आप अपने सर पे
कोई कंटेनर रख लेते हो फ्लूइड का, ठीक है। अगर मान लो आप लोटे में पानी रख के सर पे रखते हो तो उस पे कम प्रेशर लगेगा, एक बाल्टी भर के रख लोगे तो उससे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है फ्लूइड का हाइट बढ़ाते जाओगे, ये जो कंटेनर है इसके अंदर फ्लूइड का हाइट जितना जितना आप बढ़ाते जाओगे, जितना जितना आप फ्लूइड का हाइट बढ़ाते जाओगे, उतना उतना आपके सर पे वजन ज्यादा लगता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड के पास कोई ना कोई एनर्जी है, उसी से तो फोर्स आ रहा है, कोई ना कोई, तो वही प्रेशर होता है, वही प्रेशर हेड होता है। और मैंने ये कहा था आपसे कि इसको हमेशा मीटर के टर्म्स में दिखाया जाता है, मतलब हेड के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब है, मान लो आपका कोई मित्र है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कॉलम के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपने सर पे लोटा रखो, उसमें पानी भरो, और एक बाल्टी रख लो उस पे पानी भरो, और सर पे टंकी रख लो, तब तो उसको थाम ही नहीं पाओगे, दब जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि जो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली हेड के प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे हेड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को जब मैंने हटाया था तो मैंने P बराबर रो जी लिखा था, याद आ रहा है? P बराबर रो जी लिखा था, बस कुछ नहीं किया मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लेके आ गए रो जी, ठीक है। और अगर प्रेशर को तुमको हेड में चेंज करना है तो प्रेशर हेड सिंपली क्या हो जाएगा अब, P बाय रो जी। मान लो किस कोई कहीं पे तुमने देखा कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी 800, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, ठीक है। मान लो कि वो कहीं जमा है, आपसे पूछा जाए ये 8 है, मान लो 8 मीटर, आपसे पूछा जाए बॉटम में कितना प्रेशर लगा रहा होगा फ्लूइड, तो सिंपली आप क्या कर लोगे, P इज इक्वल टू 800 इंटू 10 इंटू 8, ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, ये 64,000 आ जाएगा, क्या पास्कल? बात समझ में आ रही है? और अगर मान लो कोई तुमसे कहता है कि कहीं बॉटम पे, कहीं बॉटम पे प्रेशर जो है, कोई पाइप है, कोई पाइप है, कोई कोई पाइप है, कोई कहता है कोई पाइप है इस तरह से, और इसमें कोई फ्लूइड भर रहा है किसी प्रेशर से, किसी प्रेशर से चल रहा है, मान लो 18.73, मैंने ऐसे ही ले लिया, वाटर चल रहा है मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का हेड कितना है, हेड कैसे निकालोगे, यही P बाय रो जी कर दो, यहीं से हेड आ जाएगा, मतलब 18.73 अपॉन 1000 इंटू 9.81। तो इसको सॉल्व करोगे तो मीटर में तुम्हारे पास हेड आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता, ठीक है, ये कैसे पता, तो एक डिवाइस आता है पीजोमीटर, मैंने पढ़ाया हुआ था पीजोमीटर, क्या होता है, बेंड ट्यूब टाइप की होती है, तो यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, और ट्यूब बेंट है तो ऐसे करके बेंट हो गई ट्यूब, कुछ इस तरह से पीजोमीटर होता है, ठीक है। तो ये जितना भी आएगा वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू आएगी, उतना हाइट जो है पानी इसमें चढ़ जाएगा, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ एच। भाई इस पाइप में प्रेशर जो था 18.73 था, यहाँ पे तुमने एक खाली ट्यूब ला के ऐसे इस तरह से एल शेप ट्यूब ला के लगा दिया, तो क्या होगा बेटा, ये पानी इसमें से एंटर करेगा और इतनी हाइट चढ़ के रुक जाएगा कि नहीं उसको, और वो हाइट किसके बराबर होगी, वो हाइट इसी हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी, बताओ समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया? बाउंस तो नहीं हो रहा, ये सब पुराना ही है इसीलिए मैं इतनी तेज चल रहा हूँ, मैंने जब इसको पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही डिटेल से इसको बताया था, सभी बताओ।
मनीष बीरू तो पता ही होगा, मोहित यादव, नीरज वर्मा, सभी अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। तो ये बात हो गई प्रेशर एनर्जी की, और हमने कहा था आपको कि लिक्विड के केस में या फ्लूइड के केस में हम सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। मैंने कहा था आपको कि फ्लूइड के केस में या लिक्विड के केस में हमें क्या करना होता है। लिक्विड के केस में ज़्यादातर हमें क्या करना होता है, हेड के फॉर्म में देखना होता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो लिक्विड में अलग होता है, गैस में अलग होता है। मैंने आपको बताया था, जो गैस में प्रेशर क्रिएट होता है वो इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स की वजह से क्रिएट होता है। मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, उसकी वजह से आपका गैस में प्रेशर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 बार है। तो 1 बार आया कहाँ से? 1 बार ऐसा नहीं है कि 1 बार अपॉन आप कर दोगे, गैस का जो डेंसिटी होता है लगभग 1.2 इंटू जी। बार को अगर पास्कल में बदलोगे तो 10⁵ आ जाएगा। ठीक है, या मैं मोस्ट प्रिसाइजली लिखूँ तो 101,325 होता है। ठीक है, इसको निकालने के बाद तुम्हारे पास जो आएगी वैल्यू, सपोज कोई नंबर आया मीटर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे सर के ऊपर इतना मीटर का कॉलम है एयर का, इसका मतलब ये कतई नहीं है। ठीक है, ये मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एयर में जो होता है वो हेड कॉलम से प्रेशर नहीं आता, बल्कि किससे प्रेशर आता है आपका, एयर के कोलिजन से प्रेशर आता है। एयर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये जो व्याख्या है प्रेशर की एयर के केस में, ये उल्टी है, मतलब कि ये गलत है। ये आपस में जितना टकराते रहते हैं मॉलिक्यूल, उससे आता है। ठीक है, इसीलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेशर हेड की, जो लिक्विड में अगर डिफाइन करोगे तो प्रेशर हेड में डिफाइन होता है। ठीक है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के अंदर। एक तो होती है प्रेशर एनर्जी, और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी के बाद क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम सिंपल हेड के फॉर्म में, अगर आप प्रेशर एनर्जी को लिख रहे हो, प्रेशर एनर्जी को अगर हेड के फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप काइनेटिक एनर्जी को हेड के फॉर्म में यानी मीटर के फॉर्म में लिखोगे तो v²/2g हो जाता है। ठीक है, सीधा पता है हमें। और पोटेंशियल एनर्जी तो हेड होता ही है, मैं इसको हेड लिख देता हूँ यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी हेड या काइनेटिक हेड भी लोग कहते हैं इसको। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हेड तो सीधा मीटर में तुमको हाइट मिल जाएगा। तो इन्हीं तीनों का जो सम होता है, इन्हीं तीनों का सम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हेड, सॉरी प्रेशर एनर्जी हेड इन मीटर में, इधर मीटर में लिख दे रहा हूँ, प्लस काइनेटिक हेड इन मीटर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हेड इन मीटर, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा दो सेक्शन के बीच में। ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा दो सेक्शन के बीच में। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये कांस्टेंट होगा दो सेक्शन के बीच में। और क्योंकि एनर्जी तुम्हारी कांस्टेंट होती है, अब प्रेशर हेड को लिखोगे तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, सिंपली p/ρg, जो मैंने बताया था आपको। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा v²/2g, और पोटेंशियल एनर्जी हेड सीधे z लिख सकते हो, जो तुम्हारी हाइट हुई सिंपली। क्योंकि तुमको पता है कि एनर्जी जो है वो कहीं भी कांस्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर मैं दो पॉइंट पे एनर्जी को कंपेयर करूं तो वो टोटल एनर्जी जो है वो सेम होगी। मान लो कि यहाँ पर कोई फ्लूइड है और इस तरह से बह रहा है, इस तरह से कोई पाइप आ गया,
तो मैं यहाँ सेक्शन 2 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ, तो एनर्जी एट 1 बराबर एनर्जी एट 2 ही होगी, क्योंकि एनर्जी जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना क्रिएट होती है। तो अगर यहाँ लिखोगे P1 बाय रो जी, यहाँ लिखोगे V1 स्क्वायर बाय 2G, यहाँ लिखोगे Z1 बराबर होगी P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। अब इसी को कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसमें कुछ एजम्पशन ले रखा है। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि इसमें कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस हो जाती है तो भाई, अगर मान लो यहाँ पे 100 यूनिट एनर्जी है और लॉस हो गया है, बीच में कहीं लॉस हो गया एनर्जी, कहीं खो गई एनर्जी, तो इसको तो तुम बराबर रख ही नहीं पाओगे 2 यूनिट को, क्योंकि यहाँ पे 100 तो है नहीं, लॉस हो गया, कुछ 100 से कम ही होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जब लॉस नहीं है तभी आप इसको इक्वेशन को लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन कब लिख सकते हो? जब आपके पास लॉस नहीं है, नो लॉस। ठीक है, आप इस इक्वेशन को कब लिख सकते हो? जब आपके पास लॉस नहीं है, किसी भी तरह का कोई लॉस जब ना हो तभी आप लिख सकते हो। और लॉसेस आते क्यों हैं? अगर देखो फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी हो, अगर फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी का सिंपल मतलब हुआ दो लेयर्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ आदान प्रदान, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर एक्सचेंज चल रहा है। ठीक है, दो लेयर्स के बीच में। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की बीच वजह से क्या होगा? इस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बीच में वजह से आपके लॉसेस होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? आपके लॉसेस होंगे। इसीलिए आप आइडियल फ्लूइड के लिए ही इसको लगा सकते हो, इस फॉर्मूले को। कहने का मतलब है आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है, इमेजिनरी फ्लूइड है। कोई भी दुनिया का कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं है। कोई भी फ्लूइड दुनिया में आइडियल नहीं है। ठीक है, वो कुछ समझ सकते हो, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी ना हो। ठीक है, तो जब कोई फ्लूइड आइडियल नहीं है, तो आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? नो विस्कस, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, नो विस्कोसिटी। और अगर विस्कोसिटी नहीं है तो आइडियल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लग सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? फ्लो जो है स्टेडी होना चाहिए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ना तो वेलोसिटी बदल रही है, ना ही आपका क्या बदल रहा है। देखो, पहला क्या है? आइडियल होना चाहिए, यानी विस्कोसिटी 0। फिर दूसरा क्या है? स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ना वेलोसिटी चेंज हो रही, ना एक्सेलरेशन चेंज हो रहा, ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही, तो स्टेडी होना चाहिए। तीसरा क्या है? फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब कि आपकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? सिंपली दोस्त, आपकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। अब रोटेशनल इरोटेशनल के बारे में मैंने कल आपको बहुत डिटेल से बताया था। रोटेशनल इरोटेशनल का मतलब क्या है? भाई, रोटेशनल मतलब अपने मास सेंटर के अबाउट घूमता हुआ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ लॉस करेगा ही करेगा। क्योंकि देखो, अगर आप जितना मोशन को कॉम्प्लिकेट कर दोगे, लॉसेस की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि फ्लो बिल्कुल सिंपल हो रहा है, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तभी आप बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हो। बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? सभी सभी चैट में लिखो, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। रतन विश्वकर्मा, हाँ ठीक है। नो सर, ठीक है, गुड। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई आइडियल की। अब मुझे ये बताओ दोस्त, कि सब कुछ आइडियल तो इस दुनिया में होता नहीं। रियलिटी में भी आओगे, रियलिटी में जब आओगे तो रियलिटी में ये पाओगे कि लॉस तो होता ही होता है। ठीक है, लॉस तो होता ही होता है, चाहे तुम जो कर लो। और लॉस अगर होगा, ठीक है, अगर लॉस होगा बेटा, तो ये मुझे बताओ,
मुझे ये बताओ, अगर लॉस है, ठीक है, तो तुम मान लो कि जेब लेके चले थे घर से 100 रुपए, ठीक है, रास्ते में गए, घर में 50 रुपए गिर गए, ठीक है, तो तुम्हारे पास बचे 50 रुपए। तो मुझे इसको और इसको अगर इक्वल करना है, इसको और इसको इक्वल करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है, तो ये 50 रुपए जो गिरे हैं तुमको RHS में जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जहाँ पे कम है, जहाँ पे लॉस हो जाने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह जब अगर लॉस हो गया, अगर तुम्हें लॉस हो गया, तो तुमने जैसे बर्नौलीज इक्वेशन लिखी है, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर, अगर तुमको इसे बराबर करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बराबर नहीं, प्लस Z2। अगर बेटा तुम्हें इसे बराबर करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, तो तुम्हें लॉस कहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बताओ। जहाँ पर एनर्जी कम है वहाँ जोड़ना पड़ेगा। मान लो कि फ्लो जो है वो 1 से 2 हो रहा है, अगर फ्लो 1 से 2 हो रहा है दोस्त, तो 1 पे एनर्जी ज़्यादा होगी, और 1 पे एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, और अगर इस वाला टर्म से ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, और अगर तुम्हें बराबर करना है तो लॉस तुमको राइट हैंड साइड जोड़ना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, सभी को ये बात पता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, लॉस सब चीज़ को तुम हेड के फॉर्म में लिख रहे हो यहाँ पे, ये भी हेड के फॉर्म में मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो लॉस भी क्या होगा, मीटर के फॉर्म में होगा। इसका मतलब आपको हेड के फॉर्म में लॉस लिखना है, इसीलिए मैं लॉस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करता हूँ, HF। और याद रखना, क्योंकि सब कुछ हेड के फॉर्म में है, तो ये लॉस भी किसके फॉर्म में होगा, हेड के फॉर्म में होगा। क्योंकि अगर तुम जोड़ रहे हो तो जोड़ोगे तो एक ही यूनिट को जोड़ोगे, फोर्स से फोर्स को जोड़ोगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़ोगे, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से जोड़ोगे। कहने का मतलब है कि जिस भी क्वांटिटी को जोड़ते हो दोस्त, जिस भी, अब वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालते हो, तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट, वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज का ही तो रिजल्टेंट निकालोगे। कभी देखा है कि एक एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल रहे हो? नहीं ना। तो क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो होगा, लॉस भी किस में निकालोगे, ये लॉस भी किस में निकालोगे, ये लॉस भी किस में निकालोगे दोस्त, ये लॉस निकालोगे तुम हेड के फॉर्म में। और इसी को मैं कहता हूँ मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन, या कह सकते हो कि रियल लाइफ में जो बर्नौलीज इक्वेशन लगेगी वो ये होगी, मॉडिफाई हो गई। क्या सभी को बात समझ में आ गई? क्या सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, गुड। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, गेज प्रेशर। और देखिए, बीच में हो सकता है क्लास जो है बंद हो जाए, क्योंकि अच्छा चलिए आप फिर से ज्वाइन ही कर लीजिए, ऐसा करते हैं, मतलब फिर बंद हो जाएगी क्लास, ठीक है। मैं इसको एंड, जो गेज बेसिकली आपको प्रेशर बता रहा है वो उसको कहेंगे गेज प्रेशर। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज आप अपने टायर का प्रेशर नापने जाते हो, टायर में हवा भराने जाते हो बाइक वगैरह में, ठीक है, तो वो एक गेज लेके आता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, लेकिन पहले ज़माने में वो एक गेज लेके आता था। पहले ज़माना क्या, 2-3 साल पहले की बात है। पहले वो गेज ने ला के नापेगा आपका, ठीक है। तो सपोज उस गेज में आपको कहता है 24 PSI। PSI जो है एक यूनिट है प्रेशर की, जैसे पास्कल होती है वैसे ये पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, PSI क्या है आप समझ लो कि 24 यूनिट है, ऐसे ही समझ लो, 24 यूनिट प्रेशर है, ठीक है। 24 यूनिट प्रेशर है आपके टायर में, और होना 34 चाहिए। तो ये जो 24 दिखा रहा है ना, ये है गेज प्रेशर। मतलब कि ये हुआ कि गेज जो है, जो भी दुनिया में कोई भी सामान यहाँ एटमॉस्फेयर में रखा है, आपके घर में कब रखा है, आप हो, आपके टेबल मेज कुर्सी, वो उस पे पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है किसी न किसी
तरह से पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। जैसे आपकी गाड़ी का टायर है, तो उस पे भी पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और उसके बाद जो उसके अंदर एयर है उसका प्रेशर अलग है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अरे जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बार पिछले आपके सीनियर्स को दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल था। सपोज आप एक इमारत है 2 मंजिले का, इससे आप नहीं भूलोगे। आपका मान लो कि ये 2 मंजिले की इमारत है, या मैं 3 मंजिले की मान लेता हूँ, मैं 3 मंजिले की मान लेता हूँ। मैं उस दिन क्लास में था तो मैंने बहुत सही एग्जांपल मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, ये है। तो जो ग्राउंड लेवल होगा ना, ये होगा 0। ये जो ग्राउंड लेवल है ये है 0। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल है ये है 0। ठीक है। अब मान लो हमारी क्लास जो है वो यहाँ चल रही है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ मैं हूँ, यहाँ तुम हो, यहाँ पे मेज है, कुर्सी है, जितना भी सब कुछ है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पे। अब मैं मान लो गेज भी लेके आता हूँ तो वो भी कहाँ पे होगा? फर्स्ट फ्लोर पे होगा। यहाँ पे तुम जो भी चीज लेके आओगे वो सब फर्स्ट फ्लोर पे होगा। अब तुम मान लो एक मीटर लेके आए, मान लो कि तुम कोई नापने वाला स्केल लेके आए, मान लो कि तुम कोई नापने वाला स्केल लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई दरवाजा था उसको नाप रहे हो, तो जो तुम स्केल लेके आए वो तो फर्स्ट फ्लोर पे था ही पहले से ही। बात समझ में आ रही? वो तो फर्स्ट फ्लोर पे था ही। तो दरवाजा मान लो तुमने नापा और वो आया 3 मीटर का। और ग्राउंड से देखोगे, मान लो कि ये 10 मीटर है, मान लो ये 10 मीटर है, 10 मीटर तो नहीं, 7 मीटर ले लो, थोड़ा रियलिस्टिक डेटा लेते हैं। मान लो ये 7 मीटर है, तो मैं ये कहूंगा कि इस दरवाजे की लेंथ जो है वो अगर तुम ग्राउंड से देखोगे यानी एब्सोल्यूट देखोगे तो वो 10 मीटर आएगी। लेकिन जो तुमने गेज से नापा, गेज मतलब कोई भी नापने वाला सामान, कोई भी नापने वाली चीज, तो बताओगे कि बेटा जो तुम्हारा गेज बता रहा, जो तुम्हारा स्केल बता रहा, वो तुमको 3 मीटर ही बताएगा। क्यों बताएगा 3 मीटर? क्योंकि वो खुद 7 मीटर ऊपर है। भाई तुमने स्केल पकड़ी है तो वो तो 7 मीटर ऊपर पहले से ही है, तो वो बताएगा कितना? वो बताएगा 3 मीटर। इसका मतलब 7 मीटर के ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो तुम्हारा गेज बताएगा। इसी तरह प्रेशर के साथ भी होता है। प्रेशर के साथ जो आप गेज लेके आए हो वो खुद साला एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो वो तुमको बताएगा क्या? तुमको एक्स्ट्रा बताएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 0। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे स्केल है, उसके लिए वो पहले से ही फर्स्ट फ्लोर पे है, तो जब वो पहले से ही फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसके लिए फर्स्ट फ्लोर ही क्या है? ग्राउंड फ्लोर है। कैसा लगा एग्जांपल? बताओ, समझ में आया? ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग भूलोगे कभी। इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ध्यान देना कि ये गेज के लिए 0 है। जैसे कि वो स्केल के लिए फर्स्ट फ्लोर क्या था? ग्राउंड फ्लोर था। उसको क्या पता कि उसके नीचे एक और फ्लोर है? उसको ये नहीं पता ना, उसको तो फर्स्ट फ्लोर नजर आ रहा है। तुम टेप लगाओगे तो फर्स्ट फ्लोर को 0 मान के लगाओगे, तो उसके ऊपर जितना भी प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा बेटा? गेज प्रेशर। और ये जब टोटल तुम कर लोगे, ये जो टोटल है, ये टोटल क्या हो जाएगा? ये जो टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। इसीलिए एब्सोल्यूट प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब आइए वैक्यूम प्रेशर पे। अब ठीक वैसा ही एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए। ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, मान लीजिए आपने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ नीचे कोई खिड़की है, एग्जॉस्ट, नीचे जो है एग्जॉस्ट की कोई खिड़की है। ठीक है। आप फर्स्ट फ्लोर से नाप रहे हो, आप फर्स्ट फ्लोर से नाप रहे हो, जैसे एसी वगैरह का एग्जॉस्ट होता है, तो आप जो है खड़े हो फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है। क्योंकि आप जो है नीचे नहीं जा सकते, नीचे यहाँ यहाँ पे नहीं जा सकते। क्यों?
क्योंकि आप जो है वातावरण में खड़े हो, वातावरण में खड़े हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे लग ही रहा है किसी न किसी तरह का, तो आपको यहीं से नापना है, फर्स्ट फ्लोर से। और फर्स्ट फ्लोर से तुमने टेप गिराया इस तरह से नीचे की तरफ और कह दिया कि ये क्या है, क्योंकि तुम ऊपर पॉजिटिव ले रहे थे तो नीचे क्या कहोगे, नेगेटिव ले रहे हो, तो नीचे मान लो -1 ले रहे हो, तो ये -1 क्या है बेटा, ये -1 है। इसी गेज प्रेशर को जिसकी वैल्यू होती है माइनस में, उसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर और कुछ नहीं होता है, गेज प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू माइनस में है, तो उसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। और अब बात करोगे बेटा, और अब बात करोगे तो क्या नजर आएगा तुमको, मान लो कि ये तुम्हारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वैक्यूम प्रेशर कहाँ से देखोगे, यहाँ से, सॉरी, वैक्यूम प्रेशर यहाँ से गिराओगे कि नहीं गिराओगे, ये तुम्हारा होगा वैक्यूम प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव प्रेशर होगा, ठीक है। हालांकि प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, ये बात तुम्हारी सही है, प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो वेलोसिटी भी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस भी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे घर गया हूँ, मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे घर जो है -10 किलोमीटर चल के आया, तो इसका कोई मतलब है क्या, इसका कोई मतलब है? अगर सोचा जाए डिस्टेंस और वेलोसिटी का नेगेटिव होना क्या मतलब है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस और वेलोसिटी नेगेटिव होती है, क्योंकि हम रिलेटिव टर्म की बात करते हैं। रिलेटिव टर्म मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, पूरी दुनिया जो है एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं, स्थिर क्या है इस दुनिया में, बताओ मुझे एक बात बताओ कि स्थिर क्या है दुनिया में। भाई तुम पृथ्वी पे खड़े हो, पृथ्वी भी सूरज के चक्कर लगा रहा है, फिर तुम कहोगे कि सूरज स्थिर है, तो सूरज और पूरा सौर मंडल जो है वो आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, फिर तुम कहोगे आकाश गंगा जो है वो स्थिर नहीं है, स्थिर है। आकाश गंगा भी ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है, तो तुम देखो कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब रिलेटिव है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, खैर। तो यहाँ पर जो वैक्यूम प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर होगा। नेगेटिव प्रेशर का सिंपली यही मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तभी तो वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम क्लीनर लाते हो। वैक्यूम क्लीनर का क्या मतलब है, वैक्यूम क्लीनर का मतलब है वैक्यूम क्लीनर जो प्रेशर जनरेट करता है वो बाहर के प्रेशर से कम होता है। बाहर कौन सा प्रेशर है दोस्त, बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तभी तो कचरा, हवा जो है वो अंदर चला जाता है, और हवा जो है कचरा को लेके वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला जाता है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए अगर तुम कहोगे यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर की बात करोगे, तो वैक्यूम प्रेशर इज सिंपली क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, क्या हो जाएगा, सॉरी, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस होगा ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ भाई, देखो यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो ये होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो यहाँ जीरो से देखोगे ना, ये जीरो से देखोगे ना, तो एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ये हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ये हो जाएगा, और एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ क्या होगा, पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम, बोलो, पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम होगा, यही होगा तुम्हारा क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, चलिए फिर अब यहीं एंड करते हैं अपना लेक्चर, और कल कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा करिए ना कि वहां तक सवाल देंगे, देखो इम्पल्स मोमेंटम तक का क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, तो आपको पाइटॉट ट्यूब तक का ही मैं क्वेश्चन दूंगा। यूनिट 1 में पाइटॉट ट्यूब तक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
और हाँ, ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर। ओके, थैंक यू।